गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 8। आज आप लोगों को चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। यानी चैप्टर 2 में आप लोगों को मेनली पढ़ना है कंपनी पावर। सिर्फ कंपनी पावर पढ़ना है, कैसे यूरोपियन यहाँ पे आते हैं, अपनी ट्रेड को एक्सपेंस करते हैं, इसका क्या कॉज रहता है कि वे अपनी ट्रेड को एक्सपेंस करने में फुल उनको सपोर्ट मिलता है। तो चलिए यही कोच के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिएगा, जो भी हम पढ़ाएंगे उसके पढ़ने के बाद आप लोग एक बार बुक से खुद से एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। आते हैं नेक्स्ट में, क्या है कि चीफ फीचर ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन इन द 18th सेंचुरी। आखिर 18th सेंचुरी में क्या पॉलिटिकल कंडीशन था इंडिया में जो यूरोपियन कंपनी आते हैं और आने के बाद अपने पावर को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो कुछ चीफ फीचर है, उसके बारे में समझिए। तो फर्स्ट चीफ फीचर क्या है? लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। यानी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी की कमी था। कमी क्या था पॉलिटिकल यूनिटी में? इंडिया में बहुत सारे किंगडम थे, स्मॉल किंगडम थे, और वे सभी किंगडम आपस में क्या करते थे? क्वारलिंग करते थे, और इसी का फायदा जो यूरोपियन कंपनी थे वे उठाते थे और क्या करते थे? वे दोनों को लड़ाकर और फिर दोनों के जो भी टेरिटोरी होते थे उसको कैप्चर कर लेते थे। तो यह सिचुएशन था हम लोगों के यहाँ पे, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। उसके बाद सेकेंड क्या था? वीक ऑफ इनकैपेबल रूलर। यानी जिस समय पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे आता है यूरोपियन कंट्री का, उस समय इंडिया में उस समय कोई इतना फेमस रूलर बचते ही नहीं है। जैसे उस समय एक ही फेमस रूलर बचते हैं मुगल एम्पायर का, जो औरंगजेब रहते हैं। वे 1707 में जब डेथ कर जाते हैं, उसके बाद इंडिया में कोई फेमस रूलर होते ही नहीं है। जो इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? यूरोपियन कंपनी। उसके बाद आते हैं फॉरेन इन्वेंशन। फॉरेन इन्वेंशन क्या होता है कि बाहरी अटैक होता है। कभी फ्रेंच अटैक करते हैं, कभी ब्रिटिश अटैक्स करते हैं, कभी डच अटैक्स करते हैं, कभी स्वीडिश अटैक करते हैं। यही सब अटैक होते रहता है, और यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन इस्टेब्लिश्ड नहीं होने के कारण इस सभी का फ़ायदा जो यूरोपियन होते हैं बहुत अच्छे से उठाते हैं। चलिए इन्हीं के बारे में आप लोगों को आज पढ़ना है कि कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी आते हैं और कैसे यहाँ पे सेटल्ड होते हैं। सबसे पहले पढ़ना है आपको द पुर्तगीज के बाद फिर पढ़ेंगे द डच के बाद द ब्रिटिश के बाद द फ्रेंच। तो देखिएगा, यूरोपियन जो थे सबसे पहले पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के बाद डच किसको कहा जाता है? तो अब इसका न्यू नेम क्या है? होलैंड या नीदरलैंड। तो आप याद रख सकते हैं, जो होलैंड एंड कंट्री नीदरलैंड है, इसका एंशिएंट नेम डच था। ब्रिटिश, इंग्लैंड, आप लोग जानते होंगे कि जो भी इंग्लैंड के पीपुल हैं उनको हम लोग ब्रिटिश कहते हैं। उसके बाद फ्रेंच, जानते होंगे कि फ्रांस कंट्री के पीपल्स को फ्रेंच कहा जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, इनको पुर्तगाल कहा जाता है। तो देखिएगा कि पुर्तगीज कैसे आते हैं। तो देखिएगा, उस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उस समय इस तरह की वर्ल्ड का मैप है। इस समय ना वे क्या होते हैं कि इंडिया ऐसे रहता है, ठीक है, और उस समय ट्रेड होते रहता है। बीच में कस्तुनतुनिया लैंड रहता है। तो याद रखिएगा कि कस्तुनतुनिया एक जगह है, वहाँ पे जो भी यूरोपियन थे ना वहाँ पे आके ट्रेड करते थे। तो वहाँ के एक ट्राइब जो थे वह क्या करते हैं कि यूरोपियन को इस रास्ते से आने के लिए वे मना कर देते हैं कि आप इस कस्तुनतुनिया रीजन से एशिया में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो देखिए, उसके लिए कुछ क्या होते हैं, यूरोपियन ओशियन मार्ग से वे घूमते हुए यानी ट्रैवल करते हुए वे अलग की ओर जाते हैं। तो वे कहाँ पहुँच जाते हैं? इंडिया पहुँच जाते हैं। वे चलते हैं अफ्रीका के लिए। वास्को डिगामा खोजने किसको निकलते हैं? अफ्रीका को। लेकिन वे किसको खोज डालते हैं? तो इंडिया को। तो पुर्तगीज में पढ़ना है कि जो फर्स्ट पुर्तगीज था उनका नाम वास्को डिगामा था। वे इंडिया कब आए? तो 1498-80 में। तो देखिए, वे खोजने के लिए निकलते हैं अफ्रीका को, और वे किसको खोज डालते हैं? इंडिया को। ऐसे इंडिया भुलाया हुआ नहीं था,
आप ऐसे कह सकते हैं कि वे इंडिया फर्स्ट पुर्तगीज जो थे या फर्स्ट यूरोपियन जो थे वे इंडिया पहुंचे थे। उनका क्या नाम था? तो वास्को डी गामा था। और वे कब पहुंचे थे? तो 1498 AD में। अब आते हैं जो प्लेस पहुंचे थे वहाँ पे, उस प्लेस का नाम कालीकट था। इंडिया में ही केरला में कोस्टलाइन जगह पड़ता है, वही जगह क्या है? कालीकट था। और वे वहीं पे सबसे फर्स्ट टाइम क्या किए थे कि वे कालीकट आए थे। कालीकट का जो रूलर था उनका नाम जमोरिन था। जमोरिन क्या करता है? इनका वेलकमिंग करता है और इनका स्वागत करता है। बहुत अच्छे तरह से जमोरिन इनका स्वागत करता है। फिर आता है इनका एम क्या था? इनका एम क्या था? ट्रेड करना। वे क्या करते हैं? ट्रेड। यहाँ से ब्लैक पेपर, स्पाइस, इस सब को यूरोप ले जाते हैं और यूरोप ले जाने के बाद वहाँ पे वे सेल करते हैं और इनको 60 टाइम्स बेनिफिट्स होता है। तो जो भी यूरोपियन जो थे इनके बेनिफिट्स को देखकर वे सभी चाहते थे कि हम इंडिया से आकर ट्रेड करते हैं। वे इसी क्रम में वे सभी धीरे धीरे इंडिया की ओर मूव करने लगे। सभी जो भी आए, जैसे फ्रेंच हो गया, पुर्तगीज हो गया, डच हो गया, सबका एक ही अचीवमेंट था कि इंडिया के साथ वेल ट्रेड करना। अब आते हैं तो इनका एम क्या था? ट्रेड था। इनके समय रूलर कौन थे? तो जमोरिन थे। अब आते हैं अटैक। वे क्या करते हैं कि कुछ रीजन पे अटैक करते हैं। तो रीजन क्या था? अरब। देखिए, तो अटैक किस पे करते हैं? अरब और इंडियंस पे। तो वे अटैक करते हैं अरब और इंडियंस पे। वे चाहते हैं कि पूरे भी इंडिया क्या जो भी रीजन है सभी पे मेरा ट्रेड हो। अरब किस कंट्री को कहते हैं? ईरान हो गया, उसके बाद सऊदी अरब हो गया, उसके बाद इराक हो गया। उस सभी रीजन से पहले लोग इंडिया के साथ ट्रेड चलता था। अब आते हैं इनका रीजन क्या था? तो वे किस रीजन को कैप्चर किए हुए थे? पार्सियन गल्फ और रेड सी। तो याद रख सकते हैं इनका दो रीजन था जिसको वे कैप्चर किए हुए थे, पार्सियन गल्फ, रेड सी और इंडियन ओशियन। देखिए, इनका नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग था। अधिकतर वे नेवी स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही वे पॉलिटिकल सिचुएशन को मतलब स्ट्रॉन्ग कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट में इंट्रोड्यूस। इनके द्वारा एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी कहाँ पे वे इंट्रोड्यूस किए थे? तो इंडियन ओशियन में। यानी जिसको भी इंडिया के साथ ट्रेड करना होता था उस समय इंडियन ओशियन पे पूरे पे कैप्चर किसका था? तो पुर्तगीज का था। और जो भी वे ट्रेड करते थे तो उनको टैक्स देना होता था। अगर वे टैक्स देते थे तभी इंडियन ओशियन से उनका शिप क्रॉस करता था, और नहीं तो वे नहीं करने देते थे। इसी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। मेनली यह पुर्तगीज के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आते हैं कैप्चर। इनके द्वारा कुछ इंडिया में रीजन को कैप्चर किया गया। गोवा, तो गोवा पहले आदिल शाह के कैप्चर में था। आदिल शाह को पुर्तगीज गवर्नर डिफेटेड करते हैं और डिफेटेड करने के बाद इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब देखिएगा, दमन एंड दीव, सालसेट, बेसिन, हुगली, चौल, ठीक है। उसके बाद इस सभी रीजन को भी क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी यह रीजन रहता है ये सभी कोस्टलाइन रीजन है। ये सभी जो है कोस्टलाइन रीजन है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सभी रीजन है ये सभी के सभी रीजन आपका कोस्टलाइन रीजन है। और इस सभी पे कैप्चर किसका होता है? तो इस सभी पे कैप्चर पुर्तगीज का होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी है कि बॉम्बे जो था ना ये भी पुर्तगीज के रीजन में था। और बॉम्बे किसको दे दिया जाता है? तो ब्रिटिश को डॉबरी गिफ्ट में। क्योंकि पुर्तगीज की एक प्रिंसेस रहती है जिसका नाम कैथरीन रहता है, और इंग्लैंड का एक प्रिंस रहता है जिसका नाम चार्ल्स II रहता है। तो कैथरीन का मैरिज प्रपोजल चार्ल्स II के पास जाता है, और चार्ल्स II क्या करता है कि डॉबरी गिफ्ट में बॉम्बे को मांगता है। और पुर्तगीज जो है वह डॉबरी गिफ्ट में बॉम्बे किसको दे देते हैं? ब्रिटिश को, चार्ल्स II को। तो देखिए, उस समय हम लोगों का
बॉम्बे हम लोगों का था और दहेज में किसको मिल रहा था? पुर्तगीज को। ये थोड़ा अजीब लगता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लाइन ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर। पुर्तगीज एम्पायर का डिस्क्लाइन होने का क्या कॉज था? आखिर पुर्तगीज एम्पायर इंडिया में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पाया? इसका सबसे बड़ी रीज़न था पुर्तगीज का पॉलिसी। वे क्या पॉलिसी था कि वे स्मॉल कंट्री थे, वे चाहते थे कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाए, और क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि वे हिंदू मुस्लिम को वे क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते थे। तो देखिए हिंदू एंड मुस्लिम को वे क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते थे, चाहते थे कि जो भी हिंदू मुस्लिम है उस सभी को हम क्रिश्चियन बना दें। इनका एक और पॉलिसी था मैरिज पॉलिसी। मैरिज पॉलिसी क्या था कि जो भी इंडियन वोमेन्स थे वे सभी का चाहते थे कि उस रीजन में, जिस रीजन में पुर्तगीज का शासन था, तो उस रीजन के जो भी इंडियन वोमेन्स है सभी का मैरिज पुर्तगीज से हो। इसीलिए इंडियन एग्री हो गए और एंग्रीड हो गए। एंग्रीड होकर उसके बाद क्या किए, पुर्तगीज का एम्पायर धीरे धीरे डिस्क्लाइन होने लगा। जैसे ही ब्रिटिश आने लगे, ब्रिटिश पावरफुल होते गए और पुर्तगीज जो थे वे सिमटते चले गए। यही सब कॉज था पुर्तगीज का डिस्क्लाइन होने के लिए। तो चलिए अब आगे जो भी पढ़ना है आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़िएगा। दैट्स ऑल।